to Rising Suns Academy. गाइज आज है संडे और संडे के दिन हम पढ़ते हैं पूरे वीक के करंट अफेयर का रिवीजन। तो आज हम पूरे वीक के करंट अफेयर का करने वाले हैं रिवीजन। 23 मई से 29 मई तक का जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन करेंगे। मैं दिव्या आप सभी के साथ जुड़ती हूँ करंट अफेयर के सेशन में। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, क्या आप डेली करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम पूरे वीक का रिवीजन करेंगे सारे करंट अफेयर का। तो ये एक रिवीजन सेशन है, आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, वीडियो के अंत तक बने रहें हमारे साथ और लेट्स क्रैक ऑल द एग्जाम आसानी से। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस। मई महीने में 1 मई को मनाते हैं विश्व श्रमिक दिवस। इसे ही कह दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो 1 मई को मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। वन डे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, तो स्टार मार्क लगा के नोट कर लीजिए 1 मई मजदूर दिवस। इसके अलावा 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को होता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और 8 मई के दिन ही मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ठीक है। और 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 12 मई को होता है विश्व नर्स दिवस, वर्ल्ड नर्स डे। अच्छा, वर्ष 2020 का जो वर्ष था 2020 का जो वर्ष था, ये नर्स के लिए डेडिकेट किया गया था। किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने 2020 का जो वर्ष था वो नर्स को डेडिकेट किया था। ठीक है। आइए देखते हैं आगे के दिवस। नेक्स्ट है 15 मई। क्या मनाते हैं? विश्व परिवार दिवस, वर्ल्ड फैमिली डे। 17 मई को मनाते हैं विश्व दूरसंचार दिवस और 18 मई को होता है विश्व संग्रहालय दिवस और 22 मई को होता है जैविक विविधता दिवस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, एग्जामिनर्स का बहुत पूछा जाता है, तो आप सभी बहुत अच्छे से याद कर लें। 22 मई को जैविक विविधता दिवस। अच्छा, 22 आपको याद रखना है। कैसे? मार्च, अप्रैल और मई। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। ठीक है, तो वाटर डे हो जाएगा, वर्ल्ड वाटर डे। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस, तो वर्ल्ड अर्थ डे। और 22 मई को क्या मनाते हैं? जैविक विविधता दिवस। ठीक है, तो ये बायो डाइवर्सिटी डे, तो ये भी आपको याद रखना है। तो मार्च, अप्रैल और मई, तीनों जो महीने हैं, तीनों की 22 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, तो याद रखना है। मार्च में जल दिवस, फिर पृथ्वी दिवस और फिर जैविक विविधता दिवस। ठीक है। इसके बाद अगला है 29 मई। क्या मनाते हैं? माउंट एवरेस्ट दिवस। और 31 मई, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व तम्बाकू रोधी दिवस। 31 मई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विश्व तम्बाकू रोधी दिवस मनाते हैं 31 मई को। तो गाइज, ये थे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो एक बार इनका रिवीजन कर लीजिए, आप फिर अच्छे से नोट कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट डे है। आपको जैविक विविधता दिवस भूलना नहीं है। विश्व तम्बाकू रोधी दिवस जो 31 मई को मनाते हैं, बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा एक दिवस जो बहुत पूछा जाता है वो है आपका कौन सा दिवस? श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी इसे ही कह देते हैं। ठीक है, तो याद रखिए। आइए देखते हैं अगला। अब है यहाँ पर अभी हाल ही में जो राज्य हैं भारत के, इन राज्यों में चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, तो उनके मैंने मुख्यमंत्री दिए हैं जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। तो असम में नियुक्त हुए हेमंत विश्व शर्मा। अच्छा, जो मुख्यमंत्री होता है उसको पद की शपथ दिलवाता है राज्य का राज्यपाल। तो सभी राज्यों के राज्यपाल भी आपको याद रखने हैं। तो असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। तो जगदीश मुखी ने दिलवाई है हेमंत विश्व शर्मा को शपथ। इसके अलावा तमिलनाडु, MK स्टालिन बने हैं यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे? बनवारी लाल पुरोहित और MK स्टालिन। नेक्स्ट है केरल। केरल के मुख्यमंत्री बने हैं पिनरई विजयन और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। नेक्स्ट है पुडुचेरी या फिर पांडिचेरी। N रंगास्वामी यहाँ के बने हैं CM और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है
तमिलसाई सुंदरराजन, और इनके पास है एडिशनल चार्ज, यानी कि जो तमिलसाई सुंदरराजन है वो तेलंगाना के भी गवर्नर हैं। तो तमिलसाई सुंदरराजन के पास एडिशनल चार्ज है पुडुचेरी का, और इन्होंने ही दिलवाई है एन रंगास्वामी को शपथ। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी, और यहाँ पर जो गवर्नर है वो कौन है? जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़ यहाँ पर हो जाएंगे मुख्यमंत्री, वो गवर्नर, और यहाँ की मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी। तो पांचों राज्यों के सीएम और गवर्नर आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे आगे आने वाले उनमें बहुत चांसेस हैं कि ये पूछे जाएं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। अब देखेंगे हम नियुक्तियां, मई महीने में कौन सी नियुक्तियां हुई। तो अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी महासंघ है यानी कि FIH का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है नरेंद्र बत्रा को। नरेंद्र बत्रा बने हैं हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। इसके बाद भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि BAI के अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ तो BWF परिषद में चुना गया है। तो यह है हेमंत विश्व शर्मा, और ये कहाँ के CM है? ये असम के CM है, अभी हम पढ़कर आए हैं। तो इनको चुना गया है बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में सदस्य 4 साल के लिए, और ये भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष भी हैं, याद रखिए आप। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया कि नए डायरेक्टर के रूप में किसको चुना हुआ है? तो ये चुने गए हैं सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल को CBI का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है, तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद हम देखेंगे कुछ योजनाएं और घोषणाएं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई हैं। पहला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो ये की है हरियाणा। तो हरियाणा का याद रखना है, उमंग परियोजना भी यहाँ की है और संजीवनी परियोजना भी यहीं की है, और ये दोनों परियोजनाएं जो है कोरोना के मरीजों की देखभाल से संबंधित हैं, उनके लिए उपयोगी सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर है उमंग और संजीवनी। ठीक है, कहाँ की है? हरियाणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, और CM हो जाएंगे मनोहर लाल खट्टर, तो याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो वात्सल्य योजना की घोषणा की है उत्तराखंड के राज्य के मुख्यमंत्री ने। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। तो तीरथ सिंह रावत ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है, और यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। तो इनका नाम भी याद रखिए, बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हो जाएंगी, मुख्यमंत्री हैं तीरथ रावत। वात्सल्य योजना की घोषणा की है कहाँ पर? उत्तराखंड में। किससे संबंधित है ये योजना? संबंधित है बच्चों से, यानी कि इस योजना के तहत कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं रहे या जिन बच्चों की पेरेंट्स की मृत्यु हो गई कोरोना की वजह से, जो अनाथ हो गए हैं, तो वात्सल्य योजना के तहत उत्तराखंड की सरकार उन बच्चों का पालन पोषण करेगी, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगी, खान पान, मतलब पूरा खर्चा जो होगा 25 वर्ष की आयु तक उत्तराखंड की सरकार उन बच्चों की देखभाल करेगी। ठीक है, तो वात्सल्य योजना बच्चों से संबंधित है, अनाथ बच्चों के लिए है जो कि कोरोना की वजह से अनाथ हो गए, कोरोना में जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। ठीक है, अच्छा, क्या ऐसी ही योजना और स्टेट के द्वारा चलाई गई? बिल्कुल। कहाँ के द्वारा चलाई गई? दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने भी घोषणा की है कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता कोरोना की वजह से नहीं रहे, तो उन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था दिल्ली सरकार करेगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की सरकार ने 10 लाख की FD की योजना बनाई है, तो 10 लाख की FD करेगी बच्चों के नाम पे, और 25 वर्ष आयु पूरी होने के बाद उनको वो 10 लाख रुपए की FD मिल जाएगी। लेकिन 25 वर्ष की आयु तक उन 10 लाख रुपए की FD पर जो ब्याज मिलेगा, जो ब्याज की राशि होगी, वो हर महीने बच्चों को या फिर बच्चे के अभिभावक को या फिर बच्चे की देखभाल करने वाले व्यक्ति को दी जाएगी, ताकि उन बच्चों का जो खर्चा है वो चल सके। ठीक है, और शिक्षा की व्यवस्था सब कुछ करेगी। तो बहुत सारे जो स्टेट हैं उन सब ने ये व्यवस्था की है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने भी ऐसी ही घोषणा की है कि वो भी बच्चों की देखभाल करेगी, 25 वर्ष की आयु तक उन बच्चों को सहायता राशि प्रदान करेगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। नेक्स्ट है, किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? तो ये किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा, स्मार्ट विंडो मटेरियल। तो ये मटेरियल क्या करेगा? अगर इस मटेरियल से विंडो बनाई जाएंगी तो विंडो में क्या है, जलवायु परिवर्तन का, मतलब एक तरीके से जलवायु नियंत्रित रहेगी। अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसका प्रभाव अंदर नहीं पड़ेगा, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो उसका प्रभाव अंदर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके का विंडो मटेरियल है ये, कि जलवायु का नियंत्रण किया जा सकेगा। तो ये किया है IIT गुवाहाटी ने इसका निर्माण। नेक्स्ट है, हाल ही में
मोहाली अंतर्राष्ट्रीय जो हॉकी स्टेडियम है इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया है बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर। बलवीर सिंह सीनियर पंजाब के एक हॉकी खिलाड़ी हैं, पूर्व हॉकी खिलाड़ी है, और ये ओलंपियन है, यानी कि ये 3 बार ओलंपिक खेल चुके हैं और ओलंपिक का इनका जो रिकॉर्ड है वो अभी तक किसी ने नहीं तोड़ पाया है। तो ओलंपियन है बलवीर सिंह सीनियर और ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, और मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है वो इनके नाम पर अब रखा जाएगा। और ये कहाँ पर है? ये भी पंजाब में ही है। ठीक है, तो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जाना जाएगा बलवीर सिंह सीनियर के नाम से। कहाँ पर है? पंजाब राज्य में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कितने हजार रुपए की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो ये किया है 1500 रुपये, यानी कि 1500 रुपये की सहायता राशि केंद्र सरकार देगी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को। तो हर एक ट्रांसजेंडर को 1500 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन यानी कि सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो पहली चीज आपको याद क्या रखनी है? याद रखना है सेहत का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये एक OPD पोर्टल है सेहत, इसका फुल फॉर्म है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। ठीक है, तो ये टेली कंसल्टेशन है, और अभी सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के बीच मरीजों को कितना परेशान होना पड़ा। ठीक है, हॉस्पिटल पे उनके लिए बेड अवेलेबल नहीं थे, उनको सही समय पर सहायता नहीं मिल पाई, सही समय पर उनको इलाज की कमी रही। तो उसी सब को देखते हुए ये OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इसका फुल फॉर्म, सेहत का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये याद कर लेना है आपको, नोट कर लीजिए स्टार मार्क लगा के। सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन किससे संबंधित है? टेली कंसल्टेशन, यानी कि फ़ोन पर ही आपको अब कंसल्टेशन मिल जाएगा आपकी जो है बीमारी से रिलेटेड। ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है? तो राजनाथ सिंह ने इसका किया है लॉन्च। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध और किन देशों के साथ कौन कौन सी योजनाएं भारत चला रहा है, देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्यिक दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? तो भारत खोलेगा मालदीव के अड्डू शहर में एक वाणिज्यिक दूतावास। ठीक है, मालदीव की राजधानी क्या है? माले। और मालदीव में भारत अपना एक वाणिज्यिक दूतावास खोलने जा रहा है। इससे क्या होगा? दोनों देशों के बीच संबंध और अच्छे हो जाएंगे। तो अड्डू शहर में खोला जाएगा वाणिज्यिक दूतावास, किसका? भारत का। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो ये की है भारत के साथ। यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK ने भारत के साथ एक व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मुक्त व्यापार वार्ता क्या होती है? मुक्त व्यापार वार्ता, इसका मतलब है जो व्यापार दो देशों के बीच होता है वो मुक्त तरीके से हो पाएगा, उसकी जो भी चीज़ें होती हैं वो आसान हो जाएंगी। जैसे कि एक देश दूसरे देश से आयात करता है, निर्यात करता है, तो संबंध होते हैं ना, व्यापारिक संबंध। तो अगर मुक्त व्यापार वार्ता शुरू होगी तो इसके तहत जो नीतियां हैं उनको थोड़ा सा लचीला किया जाएगा। ठीक है, जो टैक्स नीतियां होती हैं उन सब चीज़ों को लचीला किया जाएगा। तो इस वार्ता के तहत ये सारी चीज़ें जो है इनका समाधान निकाला जाता है। तो भारत और UK के बीच ये वार्ता की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। नेक्स्ट है, 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं या चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये बने हैं सीरिया के राष्ट्रपति। नाम याद रखना है, नाम क्या है? बशर अल असद। कहाँ के बने हैं? सीरिया के। ठीक है, चौथी बार ये राष्ट्रपति बन गए हैं और इनको 95% वोट हासिल हुए हैं। अच्छा, सीरिया कहाँ पर है? सीरिया मेडिटेरियन सी अगर आपने देखा हो तो उसके पास में है। अच्छा, टर्की का नाम सुना होगा, सुना है टर्की का नाम? तो टर्की के नीचे ही सीरिया है। ठीक है, टर्की यहाँ पर है, ये सीरिया है। अच्छा, ये भारत है अपना। ठीक है, भारत से यहाँ पर ऊपर आपको मिल जाएगा टर्की, उसके नीचे है सीरिया, यहाँ पर है मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो इसकी लोकेशन तो ये हो गई। अच्छा, सीरिया जो है एक इस्लामिक कंट्री है। क्यों है? यहाँ पर 87% इस्लामिक धर्म के लोग पाए जाते हैं, तो ये इस्लामिक कंट्री है एक। और यहाँ पर अभी राष्ट्रपति बन गए हैं बशर अल असद। ठीक है, सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है, अनातोली कोलिनेट मकोसो कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अनातोली कोलिनेट मकोसो याद कर लीजिए, कोसो कांगो इस टाइप से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
अगला है, हाल ही में भारत और जिस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत ने इजराइल के साथ कृषि से संबंधित सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं और ये 3 वर्ष का कार्यक्रम है, ठीक है, इजराइल के साथ। नेक्स्ट है, किस देश की प्रति व्यक्ति आय $2227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है? तो ये हो गई है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज़्यादा हो गई है। कितनी? $280 अधिक हो गई है। $2227 है बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय। अच्छा, बांग्लादेश की बात हो रही तो यहाँ की राजधानी देख लेते। क्या है यहाँ की राजधानी? ढाका। और यहाँ की मुद्रा बहुत पूछी जाती है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। राजधानी ढाका, मुद्रा टका, ठीक है, याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पर नियुक्त किया है? तो ये चुने गए हैं अरुण वेंकटरमन और ये है भारतवंशी। इनको नियुक्त किया है जो बाइडेन। जो बाइडेन कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीकरण करके समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित किया है? तो ये किया है भारत ने ओमान के साथ। ओमान है एक खाड़ी देश। तो भारत और ओमान ने 2 रक्षा समझौतों का नवीकरण किया है और अब यहाँ की समुद्री सुरक्षा और जो सैन्य सहयोग है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ये इस तरीके का पहला समझौता है जो भारत ने किसी खाड़ी देश के साथ किया है। तो यहाँ पर समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, भारत और ओमान के बीच हुआ है, ठीक है, याद रखिए। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने जो उच्चायोग हैं और दूतावास हैं उन पर वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? तो ये वन स्टॉप सेंटर होते क्या है? पहली बात तो वन स्टॉप सेंटर जो होते हैं वो महिलाओं की, जो पीड़ित महिलाएं होती हैं उनकी सुनवाई से संबंधित होते हैं, उनकी देखभाल से संबंधित होते हैं। तो पीड़ित महिलाओं को यहाँ पर न्याय दिया जाता है। तो ये कहाँ पर? 9 देशों में खोले जाएंगे, भारत के द्वारा खोले जाएंगे, ठीक है। भारत के जो दूतावास हैं अन्य देशों में वहाँ पर खोले जाएंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार। तो ये 9 देश कौन से हैं? बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर और सऊदी अरब। इन 9 देशों में खोले जाएंगे वन स्टॉप सेंटर। अच्छा, भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर कहाँ पर है? तो भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर खोला गया था छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रायपुर है वहाँ पर भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर खोला गया था। किसने खोला था? तो यहाँ पर खोला था यहाँ के जो उस समय के मुख्यमंत्री थे रतन सिंह, और केंद्रीय जो महिला मंत्री थी, महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, कौन? उस समय की जो मंत्री रही होंगी उन दोनों ने मिलकर ये खोला था, ठीक है। तो ये खोला गया था आज से लगभग 6-7 साल पहले। और पहला रायपुर, आपको नाम बस याद रखना है। पहला भारत का सेंटर कहाँ पर खोला गया था? वन स्टॉप सेंटर रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजेगा नासा 2023 में, ठीक है। ये याद रखना है, ये पहला मोबाइल रोबोट होगा, ठीक है। चंद्रमा पर कौन भेजेगा? नासा। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की। प्रश्न में ही दिया गया है। अच्छा, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है? इसरो। इसरो का नाम याद है? इसरो। इसरो की स्थापना की डेट बहुत पूछी जाती है। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, पूछी जाती है, ठीक है। और अभी यहाँ के सिवान इसके हेड हो जाएंगे, याद रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, पूछी जाती है। 2023 में ये मोबाइल रोबोट भेजेगा नासा अपना, याद रखिए। कहाँ पर? चंद्रमा पर। आइए देखते हैं अगला। नेक्स्ट है, खेल और पुरस्कार से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में मोनाको ग्रांड प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी किसने जीती? तो ये जीती है मैक्स वेरस्टैपेन ने। काय की? मोनाको ग्रांड प्री फार्मूला 1 ट्रॉफी, ठीक है, मैक्स वेरस्टैपेन ने। नेक्स्ट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? तो कोविड महामारी के चलते ये स्थगित हो गया है एशिया कप। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने घोषणा की है कि अब ये होगा साल 2023 में। 2021 का एशिया कप कब होगा? 2023 में, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन भारत के अर्थशास्त्री हैं और ये एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, यानी कि इनको नोबेल भी मिल चुका है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कब मिला था? 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और अब इनको स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, ठीक है। और इनको ये इनके अर्थशास्त्र की नीतियों के कारण ही मिला है। अच्छा, क्या इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भी मिल चुका है? पहली बात तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है कौन सा? तो आप सबने सुना होगा भारत रत्न। सुना है? भारत रत्न,
तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये अमर्त्य सेन को मिल चुका है। कब मिला था? 1999 में। और अब इनको स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। नाम क्या है? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। ठीक है, याद रखिए। और उनका नोबेल प्राइज़ की डेट याद रखना है, कब मिला था? 1998 में। इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रोफेसर CNR राव को। अच्छा, प्रोफेसर CNR राव बहुत प्रख्यात, बहुत ही फेमस केमिस्ट हैं ये, और इनको मिल चुका है भारत रत्न। कब मिला था? 2014 में इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है, इनका नाम याद रखिए। अच्छा, 2014 में और किसी को भी मिला था? जी हाँ, बिल्कुल, आप सबके फेवरेट सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को भी 2014 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था, सम्मानित किया गया था। और सचिन तेंदुलकर भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था, और ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिए कब मिला था? 2014 में। इसके अलावा इनको प्रोफेसर CNR राव को भी दिया गया था 2014 में ही भारत रत्न पुरस्कार। इनका कभी कभी फुल जो पूरा नाम है वो भी ऑप्शन में दे देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए। पूरा नाम क्या है CN राव का? चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव। क्या? चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव। ठीक है, तो ये इनका CNR राव का पूरा नाम हो जाएगा। C से चिंतामणि, N से नगेशा और R से राव। ठीक है, याद रखिए। तो ये याद रखना है। इनका नोबेल प्राइज़ की डेट याद रखिए, कब मिला था? 2014 में। आइए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला। नेक्स्ट है निधन। तो मई महीने में किन लोगों के निधन हुए, आइए देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष का 23 मई 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ? तो ये हैं श्री कुमार बनर्जी। ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है, वह देश जिसके प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लॉन्गपिन का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये चीन के प्रख्यात वैज्ञानिक हैं युआन लॉन्गपिन, इनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अच्छा, ये प्रख्यात है तो किस चीज़ में प्रख्यात है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ के यानी कि चीन के चावल निर्माणकर्ता कहे जाते हैं। ठीक है, चावल का इन्होंने जो धान होता है ना, तो धान की संकर जो प्रजाति है उसकी खोज की थी इन्होंने। ठीक है, धान की संकर प्रजाति की उत्पत्ति की थी। तो जो चावल का उत्पादन करता है वो इनको कहा जाता है युआन लॉन्गपिन को। याद रखिए, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। चीन के थे, 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये था आज का करंट अफेयर। हमने पूरे वीक के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबका रिवीजन कर लिया। ये रिवीजन सेशन था। ठीक है, अगर आपको डिटेल में करंट अफेयर पढ़ना है तो आप डेली करंट अफेयर का जो वीडियो आता है वो आप देख सकते हैं। उसमें हम एक एक पॉइंट पर डिटेल से चर्चा करते हैं। सो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। और हाँ गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बहुत सारा शेयर करें, और अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, स्टडी ग्रुप है, सब जगह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। लेट्स क्रैक ऑल द एग्ज़ाम आसानी से।